हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। ईपी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना 10th क्लास का चैप्टर ए लेटर टू गॉड। एक लेटर जो किसको लिखा गया है? भगवान को लिखा गया है। उस चैप्टर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं और आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिव्यू देता हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक लेटर जो किसको लिखा गया है? गॉड को लिखा गया है। किसको लिखा गया है? गॉड को लिखा गया है। उस लेटर के बारे में मैं बात बताऊंगा आपको, ठीक है? एक लेटर जो गॉड को लिखा गया है। गॉड एक ऐसी चीज है या एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको अगर कोई किधर से भी हेल्प नहीं मिलती है। सपोज दैट आपको कहीं से भी, आप सब लोगों को कह के तक गए कि मेरी ऐसे से हेल्प कर दो, मेरे ऐसे हेल्प कर दो, लेकिन कोई अगर आपकी नहीं सुन रहा है तो उस टाइम पर आपकी जब सबसे ज्यादा सुनने वाला जो आदमी है वो कौन है? गॉड। कौन है? गॉड। तो गॉड पर बिलीव जताने के लिए या गॉड पर विश्वास दिखाने के लिए कि भाई विश्वास अगर दिखाया है गॉड के ऊपर तो उसका हमें रिजल्ट भी मिला है, तो उसके लिए हमने ये चैप्टर लिखा है या पढ़ना शुरू किया है। तो ए लेटर टू गॉड किसके लिए? एक गॉड को एक लेटर लिखना है यहाँ पे, ठीक है? ए लेटर टू गॉड। तो यहाँ पे जो आदमी है कौन? लेंचो। लेंचो इसमें एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक फार्मर है और वो अपनी खेत बोता है अपना और आराम से अच्छे से मेहनत करता है, लेकिन बाई लक उसके साथ में एक ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि वो सोचता कुछ अलग चीजें हैं और एक्चुअल में हो कुछ अलग चीजें जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द हाउस द ओनली वे द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली का मतलब पूरी पहाड़ी के ऊपर या पूरी घाटी के ऊपर। वैली का मतलब होता है घाटी, एंटायर मतलब पूरी। पूरी घाटी के ऊपर एक उनका ही घर था। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल। लो हिल का मतलब क्या होता है? एक तो बड़ी हिल होती है। बड़ी हिल का मतलब जानते हो क्या होता है? बड़ी हिल का मतलब होता है कि जो ऊंची होती है, ऐसे पीक बनी होती है, लेकिन एक उसके पास में आपने देखा होगा एक छोटी हिल और होती है। तो उस लो हिल के ऊपर बना हुआ है इसका। लो हिल के भी क्रस्ट के ऊपर ए एज ऑफ द रॉक, मतलब एक चट्टान का एक लास्ट का कॉर्नर, ठीक है? वहां पे क्या बना हुआ है? उसका घर बना हुआ है, ठीक है? फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो यहाँ पे बता रहा है कि वो वहां से देख सकता था। इतनी हाइट पर वो था कि वह वहां से देख सकता था कि रिवर, एक तो रिवर को देख सकता था, दूसरा द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न मतलब पकी हुई उसकी रिपकॉर्न या मक्के की फसल जो थी उसको देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स। रिपकॉर्न नहीं है यहाँ पे। रिपकॉर्न मतलब यहाँ पे ये बता रखा है कि मक्के की जो फसल जो तैयार हो रही थी उसके बारे में। डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब कि उस खेत में ऐसे लग रहा था कि डॉट लगे हुए हैं। डॉट लगे हुए हैं, ठीक है? इसमें ड्राइंग भी दे रखी होगी, नीचे ड्राइंग भी आएगी। तो डॉट का मतलब क्या? ऐसे जब खेत के अंदर फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं किसी भी क्रॉप के, तब आपने देखा होगा ऐसे लगता है, दूर से देखते हैं तो डॉट डॉट से लगते हैं कि और अगर ऊपर से देखते हैं तो चोर उसमें लगता है कि हाँ भाई ये ऐसे डॉट डॉट से बने हुए हैं, उसमें हैं, खेत में डॉट डॉट से बने हुए हैं। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और ऐसा लग रहा था कि इन फ्लावर्स को देख के कि एक अच्छी फसल उनको पककर तैयार मिलने वाली है, ठीक है? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन प्योर और एट लीस्ट ए सावर। उनको हल्की सी उस सोइल को या उस जगह को, उस फील्ड को, उस रिपकॉर्न को हल्की सी एक सावर चाहिए थी। क्या चाहिए था? एक हल्का सा एक उनको सावर चाहिए था। उसके बाद में क्या कर रहा है? थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के टाइम पर लेंचो who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। उसको पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बारिश की उसको सिर्फ उम्मीद थी, लेकिन बारिश उसको पता है कि नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी वो बिना मन के और एक आस भरी
नजर से, मतलब एक आस भरी नजर से वो किधर देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में क्यों देखा उसने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बारिश आती है। लेंचो के अकॉर्डिंग कहां से बारिश आती है, लेंचो के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट से जब हवाएं चलती है, जब नॉर्थ ईस्ट से विंड फ्लो होती है तो उनके साथ में बारिश आती है। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर और वुमेन। तो वो वुमेन जो है वो ऐसे बात कर रही है कि हाँ हमें थोड़ा सा पानी की क्या है, जरूरत है, थोड़ा सा पानी और अगर मिल जाए, हल्की सावर और मिल जाए तो अच्छा होगा। यस गुड विलिंग, हाँ अच्छी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत थी वो क्या कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी। सपर इज ए डिनर, सपर इज ए डिनर, तो वो डिनर तैयार कर रही थी। रिप्लाइड यस गुड विलिंग, हाँ ये वास्तव में सही इच्छा है, सही आपकी विश है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चा है, जो बड़ा बच्चा है उसका, या बड़े बच्चे जो हैं, बॉयज लिखा हुआ है तो बड़े बच्चे जो हैं वो वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, जो छोटा बच्चा है वो तो आपको भी पता है, आपके बड़े भाई बहन को काम करना पड़ता है और आप आराम से क्या करते हो, मस्त मजे, है ना। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वो छोटा बच्चा जो है वो कहाँ पे, अपने घर के पास में खेल रहा है। द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो आपको पता है सब जगह जब खाना बन जाता है तो आवाज़ें लगाई जाती है, अरे आजा आजा खाना खा ले, आजा खाना खा ले, किसी का नाम कुछ लेके, किसी का नाम कुछ लेके, और आवाज़ें लगाना शुरू हो जाते हैं। और गाँव में ये ज़्यादा होता है, सिटी में तो फिर भी, सिटी में तो आवाज़ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर व्हाट्सअप चला रहा है तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर दो, फ़ोन है हाथ में तो कॉल कर दो, और अगर इंस्टाग्राम पे चल रहा है तो इंस्टाग्राम पे रील देखते हुए के पास उसके पास मैसेज डाल दो कि हाँ खाना रेडी है आ जा। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांव में इसका जस्ट उल्टा होता है, फ़ोन चाहे हाथ में हो चाहे कुछ भी हो, आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं, और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हैं ताकि पूरे गांव को पता चल जाए हाँ कि वो बाहर गया हुआ है और वो अब खाना खाने के लिए घर उसको बुलाया जा रहा है। तो शाम के टाइम पे क्या होता है, दिन में चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन शाम के टाइम पे गांव में हो चाहे सिटी में हो, सब एक साथ में खाना खाते हैं, सब एक साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो उससे थोड़ा सा एक अलग ही मज़ा आता है कि हाँ ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली एक दूसरे के साथ में, फैमिली मेम्बर एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, टाइम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कुछ छोटे छोटे मजाक वगैरह चलते रहते हैं। तो इस तरीके से बातें होती रहती। तो वो भी जो छोटा बच्चा था उसको आवाज़ें लगा रही है कि आजा बेटा आजा, खाना खा ले, तेरी ब्रेड तैयार है फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग, और यह कौन सा टाइम था, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और ये कौन सा टाइम था, कौन सा टाइम था, मील का टाइम था। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिकेटेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो वो प्रिडिकेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो वो ऐसे प्रिडिकेट कर रहा है लैंचो कि हाँ क्या होगा, बिग ड्रॉप्स होगी, क्या होगी, बिग ड्रॉप्स होगी। बिग ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, बिगेन टू फॉल का मतलब क्या हो रहा है कि वो जो बिग ड्रॉप थी, जो पानी की बूंदे थी या फिर बारिश की जो बूंदे थी, वो गिरना शुरू हो गई थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, तभी उसने किधर देखा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा तो इतने सारे बादल थे कि उसको लग रहा था कि ये क्या है, माउंटेन है। क्या है, बादलों का एक माउंटेन है। देखते हो ना आप, जब बारिश के दिन आते हैं तब है एक बड़ा सा तूफान बनता है, देखा होगा आपने, कभी कौन सी सेब मेर, कभी कौन सी सेब मेर, सेब बनाते रहते हो कि घोड़े की सेब बन गई रे, हैं मोर की सेब बन गई रे, बादलों में देखते हो आप। फिर क्या कह रहा है, बिग तो ये हो गया, ऑफ क्लाउड्स कुड बी सी अप्रोचिंग, ऐसा लग रहा था कि वो पहुंचने वाले हैं। कैसा लग रहा था कि वो पहुंचने वाले हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट,
तो आपने देखा होगा जब बारिश की जब बूंदे आती है और वो जैसे ही सोइल के ऊपर गिरती है, तब उस सोइल में से कुछ अलग ही स्मेल आती है, मतलब कुछ अलग ही स्वीट स्मेल आती है उसमें से, ठीक है। तो द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो बिल्कुल फ्रेश थी, एंड स्वीट, और बड़ी ही प्यारी थी, बड़ी ही प्यारी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग। तो वेंट आउट का मतलब बाहर आना, तो जो आदमी था वो बाहर आता है टू हैव द प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है खुशी के साथ में। किसके साथ में? खुशी के साथ में, बड़े ही हैप्पीनेस के साथ में वो बाहर आता है। द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। और उसके ऊपर वो जो पानी की बूंदे थी या फिर जो बारिश की बूंदे थी वो गिरती है, और जैसे ही वह घूमता है वह सडनली क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाता है। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। यह कोई रेन ड्रॉप नहीं है जो आसमान से आ रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये बड़े ही न्यू कॉइन्स है, मतलब अच्छे वाले सिक्के हैं, नए नए सिक्के हैं। जब आपको मिलता है ना सिक्का, नया कॉइन मिलता है, तो सजा के रखते हो थोड़े दिन के लिए, अपने गुल्लक में डाल के रखते हो। हाँ, तो वही सिस्टम इधर है कि स्काई से जो रेन ड्रॉप आ रही है उनको ये क्या कह रहा है? न्यू कॉइन्स कह रहा है। क्यों कह रहा है न्यू कॉइन्स? क्योंकि ये जब ये रिपकॉर्न के ऊपर गिरेंगे तो वहां से उनको गुड हार्वेस्टिंग की उम्मीद है, गुड हार्वेस्टिंग की उम्मीद है, तो वो उनको पूरी होगी और उनको अच्छा एक बेनिफिट वाला प्रोडक्शन तैयार मिलेगा, या फिर एक अच्छी क्रॉप मिलेगी उनको, ठीक है। दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप, जो बिग ड्रॉप है वो तो है 10 सेंट पैसेज की, और जो लिटिल है वो 5 पैसेज की है, ठीक है। पैसों को क्यों क्यों बता रहा है ये? क्योंकि वो उसके काम आने वाली रेन ड्रॉप है, ठीक है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिग्ड द रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न। तो वह क्या कह रहा है कि वो इसका मतलब उससे निकाल रहा है, विथ इट्स फ्लावर। वह इसका मतलब है, जो पैसोज का मतलब निकाल रहा है वो कैसे निकाल रहा है? वो इस तरीके से निकाल रहा है कि जो रिपकॉर्न है अपनी, उसके जो फ्लावर्स है वो उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम पर बारिश की, या फिर डाउनपॉर, शावर की। किसकी? शावर की। तो हल्की ड्रॉप्स की उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और वो उसको पैसे से क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन तभी एक तूफान वाली स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलिस्टोन, और हवा के साथ में, रेन के साथ में क्या आने लग जाते हैं? बड़े बड़े हेलिस्टोन, जो ओड़े बोलते हैं अपन, जिनको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? आइस क्यूब्स बोलते हो। वेरी गुड, आइस क्यूब बोलते हो, या फिर आइस बॉल बोलते हैं उनको। तो वो आइस बॉल आप तो उठा उठा के उनको खा लेते हो, लेकिन नुकसान होने वाले का नुकसान हो जाता है, डिस्ट्रॉय, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, और बर्ड्स मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हेलिस्टोन आते हैं तो छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं उनके भी लगती है, उनके ऊपर भी गिरते हैं हेलिस्टोन। आगे देखो, हाँ भाई, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ये हो गया आपका। उसके बाद में बट सडनली स्ट्रांग, ये भी हो गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो फ्रोजन पर्ल्स क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि आपने भी देखा होगा कई बार कि वो छोटे छोटे जो मोती के टाइप के होते हैं उनसे बड़ा मजा आता है। क्या होता है कि उनको जब देखते हैं तो बिल्कुल एकदम चमकते हैं वो, ठीक है ना। क्या होता है? उनमें चमक होती है, तो इसलिए इसको क्या कह रहा है? फ्रोजन पर्ल्स बोल रहा है, मतलब जमे हुए मोती। इसके बाद में यहाँ पे क्या कह रहा है? और कि वो जो सिल्वर कॉइन्स है, बच्चा बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है और उनको इकट्ठा करने लग जाता है। क्यों?
क्योंकि वो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कई बार कि जब भी उनको ऐसा कोई सिस्टम लगता है वो बड़े प्यार से और पागल हो के उनके पीछे पड़ जाते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद पिघल जाता है, वो बात अलग है। लेकिन जब बारिश आती है और उसके साथ एलिस्टोन आते हैं तो बच्चे जल्दी से इकट्ठा करके और उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, कई बच्चे तो, और कई बच्चे उनको इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, और यह वास्तव में बहुत बुरा हुआ, यह वास्तव में क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन, जो आदमी था वो बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर कह रहा है कि यह बहुत गलत हुआ। आई होप इट पासेज क्विकली, और मैं ये चाहता हूँ कि ये वापस चले जाएं या जल्दी से ये निकल जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, और वो लगभग कितनी देर तक, 1 घंटे तक वो बारिश चलती रही और हेलिस्टोन गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द हॉल वेलिंग, मतलब जिधर देखे उधर पूरा वाइट वाइट हो गया था। और वाइट क्यों हो गया था? क्योंकि फ्रोजन पल्स गिरे थे, हेलिस्टोन गिरे थे, उसके कारण से वहां पर भयंकर तरीके से क्या हो गया था, बर्फबारी के कारण से या फिर हेलिस्टोन्स के कारण से पूरा एरिया क्या हो गया था, वाइट हो गया था। गार्डन में भी, हिल साइड में भी और कॉर्नफील्ड में भी क्या हो गया था, पूरे तरीके से हेलिस्टोन गिर गए थे। द फील्ड वॉज वाइट, फील्ड पूरा वाइट हो गया था। एज इट इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि उसमें पूरे में साल्ट से उसको कवर कर दिया गया है। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, ना तो एक पत्ती बची थी किसी भी ट्री के ऊपर, लीव्स बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था वो भी टोटली क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो भी जा चुके थे, किससे, प्लांट से। लेंचोज शॉल, लेंचो की जो आत्मा थी, वॉज फील्ड विथ सैडनेस, वो भी दुख के कारण से भर गई थी, बड़ा दुखी हो रहा था। क्योंकि एक बात बताओ आप मेरे को, अगर आपने देखा होगा कोरोना में काफ़ी सारे लोगों के जॉब लेस हो गए थे, काफ़ी सारे लोगों के जॉब छूट गए थे, काफ़ी सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। तो अगर घर में एक ही मेंबर हो और वो ही सिर्फ कमाने वाला हो तो उस टाइम पर क्या होगा आप भी जानते हो कि अगर वो उसके साथ में अगर गलत हो जाता है तो पूरी फैमिली जो है वो टूट जाती है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे भी मजे वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है। When the storm had passed, जैसे ही जो तूफान है वो चला जाता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, तो वह अपने खेत में जाकर और उसके बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से कहता है, a plague of locusts would locust insect which fly in big swarms, swarms मतलब ग्रुप, and destroy crops, जो क्रॉप को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ए प्लग ऑफ locusts would have left more than this, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो जो इंसेक्ट का ग्रुप है, ठीक है, वो सब कुछ खा गए, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कुछ भी उन्होंने इसके अलावा नहीं छोड़ा है। तो वहां पे छोड़े हुए क्या थे, उसके छोटे छोटे जो स्टेम किसके, रिपकॉर्न के टूटे हुए, लीव्स तो पूरे तरीके से टूटी गई थी और उनके फ्लावर्स भी टूट गए थे, तो बच्चा क्या था, उनका स्टेम बच्चा था। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, तो हेलिस्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, पूरे तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में कोई कॉर्न, कोई हमारे पास में खाने के लिए नहीं बचा है। दैट नाइट वॉज ए शोरफुल वन, मतलब ये पूरी रात जो थी, पूरी रात क्या थी, वो पूरी सोरोनेस वाली, सोरोफुल वाली, दुखी रात थी, दुख दर्द देने वाली रात थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पास अब इसके लिए, इसके अलावा कोई काम करने के लिए भी नहीं बचा है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस,
और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वेल वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और ऐसा लग रहा है कि हम इस साल पूरी साल भूखे मरेंगे। ऐसा लग रहा है, ऐसा वो एज्यूम कर रहा है कि इस साल हमें पूरे भूखे मरेंगे। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप जो मैंने पढ़ाया आपको उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे, इसको एक बार पढ़ लोगे। और आगे का जो चैप्टर है उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसलिए ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करनी है अपने को। जो वीडियो है अपनी शॉर्टेज चलनी चाहिए, आपको जो बात है वो भी पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको सिस्टम भी समझ में आना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोर नहीं होना है, मस्त एकदम एंजॉय से पढ़ना है आपको। इसीलिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, व्यस्त रहो, मस्त रहो, चुस्त रहो। व्यस्त रहो मतलब है अपना काम करो, दुनियादारी में ध्यान मत दो, क्योंकि दुनिया ऐसी है और वो वैसा ही करने वाली है। ठीक है, किसी को चेंज करने पे मत उतरो, क्योंकि चेंज करने में आपकी पूरी लाइफ खपा सकते हो, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको जैसा रहना है वैसा ही रहेगा। इसके अलावा व्यस्त रहो, सुस्त रहो मतलब एक्टिव रहो, जो भी काम करो, क्योंकि आपकी एज ऐसी है 10-12 क्लास तक है, आपकी एज ऐसी रहती है। बिल्कुल 1-2 बार दिन में मम्मी से जब तक पिटाई नहीं पड़ती है तब तक बच्चे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में व्यस्त रहो, चुस्त रहो और मस्त रहो, किसी की कोई लोड नहीं है। पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आपको, आराम से मस्त तरीके से पढ़ते रहो। अभी छुट्टियों में आपको जो आपकी समर वेकेशन चलेगी, इसमें आपको अच्छे से एकदम बिल्कुल जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कोर्स करवा देंगे। और जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन चाहे वो 20 मिनट ही पढ़ो, आप एक दिन में 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, जो भी पढ़ोगे वो आपको आगे चलकर जो क्लासें आपकी स्टार्ट होगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और बहुत ज़्यादा समझने को मिलेगा। क्योंकि अभी बिल्कुल आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, और इस टाइम पर कोई बर्डन नहीं है, कोई होमवर्क का झंझट नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर मस्ती के साथ में, मस्त होके एकदम एंजॉय के साथ में अगर पढ़ोगे तो आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है और शानदार समझ में आने वाला है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ में, नए जोश के साथ में, और फिर से वापस से आपके नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।